प्रिय छात्रों नमस्कार। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं चारों, उनमें आज हम जीन पियाजे द्वारा बताई गई जो तीसरी अवस्था है जिसको हम मूर्त संक्रिया अवस्था या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की जो चारों अवस्थाएं हैं उसमें तीसरी अवस्था यानी तीसरे क्रम पर उन्होंने मूर्त संक्रिया अवस्था या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बताया हुआ है। इसकी जो प्रमुख विशेषता होती है, एक तो यह होती है कि यह 7 वर्ष से प्रारंभ होकर के 11 वर्षों तक चलती है। इसके पूर्व में जो अवस्था हम लोगों ने पढ़ी थी, जो दूसरी अवस्था थी प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रिया अवस्था, वह 2 से लेकर के 7 वर्ष तक समाप्त हो जाती थी। और 7 वर्षों के पश्चात जो तीसरी अवस्था जीन पियाजे द्वारा बताई गई है उसको हम कहते हैं मूर्त संक्रिया अवस्था या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 वर्षों से प्रारंभ होकर के 11 वर्षों तक चलती है। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है कि तार्किक जो सोच का विकास होता है, इस अवस्था में बालक ठोस वस्तुएं कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के आधार पर आसानी से मानसिक संक्रिया मेंटल ऑपरेशंस करके किसी समस्या का समाधान आसानी से कर लेते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब यह है कि मेंटल ऑपरेशंस तो चलता है, लेकिन सामने उनके जो चीज़ कंक्रीट रूप में किसी समस्या को किसी परिस्थिति को वो समझ पाने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। यानी इस अवस्था की इसीलिए इसका नाम ही है मूर्त संक्रिया अवस्था, यानी मूर्त चीज़ों के विषय में चिंतन करने में वो सक्षम हो पाते हैं। अभी उनका संज्ञान इतना डेवलप नहीं होता है कि वह अमूर्त चीज़ों यानी जो उनके सामने नहीं भी है उसके विषय में भी, अमूर्त चीज़ों के विषय में भी चिंतन अच्छी तरीके से कर पाएँ। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है कि इस अवस्था में जो मेंटल ऑपरेशंस होते हैं वो कंक्रीट रूप में अगर समस्या उनके सामने प्रस्तुत की जाए तो उसके संबंध में आसानी से वह तार्किक चिंतन करने में सक्षम होते पाए जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन पिछली जो अवस्थाएं हैं उससे काफ़ी कुछ इनका संज्ञान डेवलप हो जाता है। पिछली अवस्था में जैसा कि हम लोगों ने देखा था, जीन पियाजे की जो दूसरी अवस्था थी उसमें किसी वस्तु के बाह्य और सतही अंतर को वो समझ नहीं पाते थे और किसी वस्तु के बाह्य और सतही अंतर जो होते हैं उनको भ्रमित कर देते थे और भ्रम के कारण वो सही तरीके से उस समस्या को सॉल्व नहीं कर पाते थे। ठीक है ना, तो एक तो मुख्य चीज़ ये है कि उनकी जो तार्किक सोच है वह तार्किक सोच कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के आधार पर होती है। ठीक है ना, ठोस वस्तुओं के आधार पर होती है। जो भी मानसिक संक्रिया उनमें पाई जाती है वह ठोस वस्तुओं के आधार पर ही उस समस्या का समाधान आसानी से वो कर पाने में सक्षम होते हैं। ठीक है ना, किंतु दूसरी जो विशेषता होती है कि कोई भी वस्तु का जो बाह्य यानी बाहरी और जो सतही अंतर होता है उससे वो मूर्ख नहीं बनते हैं। ठीक है ना, अगर जैसे पिछली अवस्था में हम लोगों ने एक उदाहरण देखा था कि पतले मुंह वाले जो पानी का गिलास है, ठीक है, और चौड़े मुंह वाला जो पानी का गिलास है उसमें पानी की मात्रा बराबर है। ठीक है ना, लेकिन पिछली अवस्था में क्या होता था कि पतले मुंह वाले जो पानी का गिलास है उसमें बालक क्या करता था कि पानी की मात्रा अधिक बताता था। ठीक है ना, तो इस तरह से अपीयरेंस यानी जो दिखाई बाह्य रूप से जो सतही रूप से जो दिखाई दे रहा है उनको, उससे वो मूर्ख ना बन करके उनको पता होता है इस अवस्था में कि नहीं, पानी की मात्रा बराबर है, बस एक गिलास का आयतन थोड़ा बड़ा है और एक गिलास का आयतन थोड़ा कम है। ठीक है ना, पतले मुँह वाले और चौड़े मुँह वाले गिलास में दोनों में पानी बराबर है। इस तरह से वो भ्रमित नहीं होते हैं, मूर्ख बन करके इस तरह की कोई कार्य नहीं करते हैं। ठीक है ना, उदाहरण के लिए जैसे अगर उनको ये कहा जाए कि ABC दिखा करके कौन बड़ा है पूछने पर बता लेना। ठीक है ना, यानी कोई भी चीज़ बड़ी छोटी के क्रम में उनके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए और पूछा जाए कि हाँ इसमें से ABC या कोई भी XYZ कोई वस्तु है और इनमें से कौन बड़ी है, अगर उनको वो ऑब्जेक्ट्स के रूप में, वो कंक्रीट रूप में उनको दिखा करके ये प्रश्न पूछा जाए तो आसानी से वो बता लेते हैं। लेकिन अगर उनको यही समस्या, यही प्रश्न जो है शब्दों के रूप में उनके सामने प्रस्तुत किया जाए कि जैसे कहा जाए कि राम बड़ा है श्याम से, श्याम बड़ा है शंकर से, तो सबसे बड़ा कौन है? ठीक है ना, राम बड़ा है श्याम से और श्याम बड़ा है शंकर से, तो पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन है,
तो यह पूछने पर यानी समस्या को शाब्दिक रूप में प्रस्तुत करने पर, ठीक है ना, वो समस्या का कह सकते हो कि सल्यूशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें अभी अमूर्त चिंतन करने की योग्यता विकसित नहीं हो पाई, जो कि जीन पियाजे की अगली अवस्था में ये क्षमता उनके अंदर विकसित हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि कंक्रीट रूप में या मूर्त रूप में समस्या प्रस्तुत करने पर उसका आसानी से उस समस्या का समाधान वो खोज लेते हैं, उस पर वो तार्किक चिंतन कर पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन समस्या अगर शाब्दिक रूप में या अमूर्त रूप में, शाब्दिक रूप में या प्रतीक के रूप में अगर उनके सामने प्रस्तुत की जाए तो शायद उसको समझ पाने में वो सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है ना। अगर उनको जोड़ घटाने गुणा भाग इस तरह के समस्याएं आपको सिखानी है, उनके सामने जो गोलियां होती हैं वो गोलियां प्रस्तुत करके ऑब्जेक्ट के रूप में उनके सामने प्रस्तुत करके कि ये 5 गोलियां हैं और 5 गोलियां ये और इसमें मिला दिया गया तो कितनी गोलियां हो जाएंगी, तो कंक्रीट रूप में ऑब्जेक्ट के रूप में उनके सामने वो गोलियां प्रस्तुत करने पर वो आसानी से बता लेते हैं। लेकिन अगर ऐसे सीधे पूछ लिया जाए कि 5 + 5 बराबर कितना, तो शायद वो नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। तो लेकिन कंक्रीट रूप में गोलियां दे करके उनको 5 गोलियां हैं और 5 इसमें और ऐड कर दिया जाए तो कितने हो जाएंगे, तो वो बता लेंगे कि 10, ठीक है ना। ऐसे ही जोड़ घटाना, इस तरह के जो समस्याएं होती हैं कंक्रीट रूप में अगर उनके सामने प्रस्तुत की जाए तो उसको आसानी से वो सॉल्व करते पाए जाते हैं। चलिए, इस अवस्था की एक सबसे प्रमुख जो विशेषता होती है, जिस पर कई बार सीटेट वगैरह में प्रश्न भी बनता है, कि इस अवस्था की प्रमुख विशेषता विलोमीयता, संरक्षण तथा पूर्ण अंश संप्रत्ययों का उपयोग करने लगता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि इस अवस्था की जो एक प्रमुख विशेषता होती है, बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत डेवलप हो जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जीन पियाजे की किस अवस्था में संरक्षण का सिद्धांत या संरक्षण की योग्यता बालकों में आ जाती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो जीन पियाजे की ये तीसरी अवस्था है जिसको हम मूर्त संक्रिया अवस्था या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, उसी अवस्था में संरक्षण का सिद्धांत उनके अंदर डेवलप हो जाता है। और संरक्षण का सिद्धांत विलोमीता और तार्किक गुणितता नामक 2 उपयोगिताओं से मिलकर के बना है। तो हम कह सकते हैं, अगर ये प्रश्न बने कि रिवर्सिबिलिटी किस स्टेज में बच्चों के आ जाता है जीन पियाजे के, तो रिवर्सिबिलिटी भी इसी स्टेज में, संज्ञानात्मक विकास के इसी स्टेज में बच्चों में डेवलप हो जाता है। और तार्किक गुणितता भी इसी स्टेज में बच्चों में डेवलप हो जाता है। यह एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस अवस्था की मानी जाती है। अब बच्चे जहाँ इसके पहले वो अपूर्ण संप्रत्यय, उनका किसी भी चीज़ के बारे में कंसेप्ट जो बनता था, मैंने बताया था पूर्व के वीडियो में, जो पूर्व की अवस्था होती है जीन पियाजे की, यानी इसके पहले की दूसरी अवस्था जो होती है, उसमें बच्चे किसी चीज़ का कंसेप्ट पूर्ण नहीं बनाते हैं। कंसेप्ट जो भी बनता है किसी वस्तु के बारे में, उनका अपूर्ण बनता है, ठीक है ना। लेकिन इस अवस्था में वह किसी भी चीज़ के बारे में पूर्ण संप्रत्यय बनाने का कार्य करने लगते हैं। जैसे अब उन्हें पता हो जाता है कि 4 पैरों वाले जितने भी जीव दिखाई देते हैं, जितने भी जानवर दिखाई देते हैं, वह कुत्ता नहीं होते हैं, जबकि 4 पैरों वाले बिल्ली भी हो सकता है, 4 पैरों वाला गाय का बछड़ा भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। इस तरह से उनका जानवरों के विषय में अब पूर्ण संप्रत्यय डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, वस्तुओं को उनकी किसी विशेषता, जैसे उनके आकार के आधार पर क्रम में लगाना, ठीक है, उनके भार के आधार पर क्रम में लगाना, उनके गुणों के आधार पर क्रम में लगाना। जैसे अगर बता दिया जाए कि कुछ जंगली, उसमें तमाम सारे पशुओं के नाम दे दिया जाए, मांसाहारी पशु, और या कह सकते हैं कि पेट एनिमल, पालतू जानवर, जंगली जानवर, इस तरह से मिक्स करके दे दिया जाए। तो अब इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं, अगर उनसे कहा जाए कि इनको जंगली जानवरों को अलग करिए और पालतू जानवरों को अलग करिए, या दूध देने वाले जानवरों को अलग करिए, तो इस तरह से ये जो अलग अलग कैटेगरी है उसमें आसानी से बच्चे उन गुणों के आधार पर उनको कैटेगराइज करने में सक्षम होते हैं, यानी वर्गीकरण कर पाने में सक्षम होते हैं, ठीक है ना। इन सब की दृष्टि से
क्रमबद्ध रूप से वो व्यवस्थित भी कर देंगे उन सारी चीज़ों को, यानी उनकी थिंकिंग में एक क्रमबद्धता आ जाती है उनके थिंकिंग पावर में। लेकिन समस्या बस यही होती है कि इस अवस्था में कंक्रीट रूप में वो सोचते हैं, मूर्त जो चिंतन होती है उनके अंदर वो ज़्यादा एक्टिव होती है, ठीक है ना। तो इसकी एक प्रमुख विशेषता होती है किसी दी गई समस्या के तार्किक रूप से संभावित सभी समाधानों के बारे में ना सोच पाना। तार्किक चिंतन तो करते पाए जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन किसी समस्या के तार्किक रूप से संभावित सभी समाधानों के विषय में, यानी अभी उनकी थिंकिंग प्रोसेस तो होता है लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग अभी उनका नहीं है, ठीक है ना। यानी किसी एक चीज़ का एक या दो उपयोग बता सकते हैं, किसी एक चीज़ का कई सारा उपयोग उनसे पूछा जाए तो शायद वो बता पाने में सक्षम ना हो। तो हम कह सकते हैं कि थिंकिंग प्रोसेस तो होता है उनका, लेकिन किसी एक समस्या के एक से अधिक अगर समाधान है तो उन सभी समाधानों को बता पाने में वो सक्षम नहीं होते हैं। इस अवस्था में, इस अवस्था की ये सारी प्रमुख विशेषताएं हैं। ये ध्यान रखिएगा कि सीटेट में इस अवस्था से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए जाते हैं। तो इस अवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको ध्यानपूर्वक आप लोग वीडियो में अच्छी तरीके से सुन लीजिएगा। इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम जीन पियाजे की जो चौथी और अंतिम अवस्था है उसके साथ पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।